हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे हैं, जिसमें से अल्कोहल कंप्लीट हो गया है। फिनॉल में भी प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गया है और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप कंप्लीट हो गया इसके पहले वाले लेक्चर में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन रिंग के वजह से रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप होता है और बेंजीन रिंग होता है। OH ग्रुप की रिएक्शन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेंजीन रिंग के वजह से क्या क्या रिएक्शन हो सकती है उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट माय नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है, चूँकि हम लोग थोड़ा सा पहले वाला वीडियो का डिस्कशन लेते हैं। हम लोगों ने ये है फिनॉल, इसको कहते हैं फिनॉल, और फिनॉल में ये OH ग्रुप है या बेंजीन रिंग है। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग हमें पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारा बनेगा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो चलिए फिनॉल में बेंजीन रिंग है, कौन कौन सी रिएक्शन है। बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है इसके पहले भी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो वो सारी रिएक्शन इसमें होगी। और दूसरी चीज़, इसमें फिनॉल में लोन पेयर होता है अल्कोहल के पास, यानी OH ग्रुप के पास, ये रेजोनेंस करता है। और हम लोग जैसे क्लोरीन का रेजोनेंस देखते थे, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक वैसे फिनॉल भी आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ये चूँकि +M ग्रुप होता है, और जो +M ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ा देते हैं। क्लोरीन को भी हम इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं, लोन पेयर उसमें भी था, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इसलिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता था। इसलिए आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ता है, आर्थो या पैरा पर। तो फिनॉल भी ऐसे ही है, पर क्लोरीन में -I इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होने की वजह से आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं बढ़ा पाता है जितना कि फिनॉल। तो फिनॉल में OH ग्रुप में -I इफेक्ट उतना डोमिनेटिंग नहीं है, +M इफेक्ट अधिक डोमिनेट करता है, जिसके वजह से आर्थो पैरा में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए क्लोरोबेंजीन के कंपेरिजन में इसकी रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। पहला है हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स होता है हैलोजन से रिएक्शन। तो चलिए हम लोग फिनॉल की हैलोजिनेशन कराते हैं। 2 कंडीशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक्वस ब्रोमीन लिया, मतलब थोड़ा सा वाटर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बनेगा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसके कारण ये आर्थो और पैरा सारे पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब ब्रोमीन जाके अटैक कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही है, कहाँ कहाँ, आर्थो और पैरा पर, इसलिए ब्रोमीन का अटैक आसानी से हो जाएगा। यानी हमारा जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो स्पेशली कहाँ जुड़ जाएगा, आर्थो और पैरा। बाकी क्या हुआ, 3HBr निकल जाएगा। चलिए अगर यही रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करा दें,
तो आर्थो और पैरा पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ये बहुत बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया है। इसको क्या कहेंगे, देखिए 1 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, कहेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसको आर्थोब्रोमोफिनॉल, इसको पैराब्रोमोफिनॉल कहेंगे। आर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये है पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब देखिए खास बात ये है, ये आपका पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल मिल नहीं पाता है, जिससे आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक्वस यानी वाटर के प्रेजेंस में लेंगे तो ये बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये बनेगा। चलिए हेलोजिनेशन हो गया। अब हम कराते हैं नाइट्रेशन। सेकेंड हेडिंग जो इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसी का अगर कराना हो तो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है और कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। लेकिन फिनॉल बेंजीन को इतना ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है कि आप डाइल्यूट HNO3 से भी इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेशन कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, बट फिनॉल के केस में डाइल्यूट HNO3 भी नाइट्रेशन करा सकते हैं। चलिए पहले वैसे ही कराते हैं। फिनॉल डाइल्यूट HNO3 हमने लिया तो ठीक, चूँकि डाइल्यूट लेने पर NO2 इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कम मिल पाता है, इस वजह से सिर्फ आर्थो और पैरा पर NO2 जुड़ता है। ठीक, इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करा दें तो NO2 प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, जिसकी वजह से OH और रिंग के सभी जगह पे NO2 जुड़ जाता है। इसके पहले लेक्चर में हम नाइट्रेशन पे डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप फिर से करना चाहेंगे तो ऐसे कुछ होता है। क्लोरोबेंजीन में हम लोग किए थे, H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस HSO4 माइनस, ये इस पर अटैक करता है तो ये H2O प्लस बन गया H आने की वजह से, और NO तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्लस चार्ज इस पे गया, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, जिससे NO2 प्लस आके यहाँ अटैक कर देता है। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है और ये बहुत ज़्यादा बेंजीन को रिएक्टिव बना दिया है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है और यील्ड हमें यानी प्रोडक्ट हमें कम मिल पाता है। इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, पर इसमें यील्ड कम मिलती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका सल्फोनेशन करा लेते हैं,
मतलब डायरेक्ट नहीं नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन करा के इनडायरेक्ट मेथड है, फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो यील्ड अगर 90% तक यील्ड लेना है तो पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा दीजिए। तो सल्फोनेशन हो गया, और सल्फोनेशन में आपको बताया गया है इलेक्ट्रोफाइल SO3 बनता है, पर साइड में SO3H आता है, तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक एसिड है। OH पैरा पर भी यही चीज़ SO3H लग जाएगा। दोनों चीज़ें 50-50% या 51-48, जैसे 100% ये लिए हैं, 51 ये 49 ये या 52 ये 48 ऐसे बनेगा। ये मत सोचिए एक लिए दो कैसे बन गया, उसी का जितना लिए हैं उसी का कुछ परसेंट ये कुछ परसेंट ये बनेगा। तो अब इन दोनों में से कोई लेके इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, कंसनट्रेटेड HNO3, तो आपको दोनों में से कोई भी ले लीजिए, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, NO2 फिर NO2 फिर NO2, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। पीले रंग का होता है, लैब में भी प्रिपेयर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था नाइट्रेशन का। सल्फोनेशन इसी में हमने बता दिया, इसलिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सल्फोनेशन एक हेडिंग हो जाता। चलिए अब फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है, आप तीसरा कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें दो रिएक्शन होता है, एक को कहते हैं एल्काइलेशन। क्या कहते हैं? एल्काइलेशन मीन्स एल्किल ग्रुप का जुड़ना, एल्काइलेशन। तो फिनॉल, अगर फिनॉल लेके एल्काइलेशन कराना है आपको तो CH3Cl ले लीजिए, ये पहले भी बताए हैं। AlCl3 से रिएक्शन कराइए, थोड़ी देर के लिए अपने पास इसको रखता है, इसलिए डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल जाके आर्थो या पैरा पर अटैक कर देता है। यानी OH या तो आर्थो पे जितना लिए हैं उसी का कुछ परसेंट ऑर्थो और कुछ परसेंट पैरा। पैरा पे CH3 जोड़ दिए हमने, ये आर्थो प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट फिनाल का। अब अगर एसाइलेशन आपसे कह रहा है तो एसाइल ग्रुप आपको जोड़ना होगा। किसके प्रेजेंस में? AlCl3। थोड़ी देर के लिए ले लिए, ये प्लस क्या हो जाएगा? OH CO CH3 OH, एसाइल ग्रुप जुड़ गया आर्थो और पैरा। इससे पहले भी हमने बताया फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन आए तो यही दो रिएक्शन होता है, एक एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो एसाइलेशन। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को कराते हैं। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में आ गया। कुछ और भी रिएक्शन है जो फिनॉल करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कोल्बे फोर्थ रिएक्शन मान लीजिए। चलिए पहले कपलिंग रिएक्शन बता देते हैं। कुछ रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, इससे डाई है जो कंपाउंड, यानी डाई जो बनता है इसी रिएक्शन के थ्रू बनता है। इसमें हमको लेना होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड NNNCl, एक प्लस एक माइनस। फिर इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन या फिनॉल से करा दीजिए। चलिए फिनॉल से करा दीजिए। HCl अलग, तो क्या बना? इस ग्रुप का नाम तो डाई है जो है ही है, NN,
प्लस माइनस लगाएंगे तो 3 बॉन्ड लगा सकते हैं। इस ऑरेंज येलो डाई, कहने का मतलब ये डाई बनाने का एक मेथड है, इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अगर डाई कैसे बनाएंगे तो इस रिएक्शन का आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, थैलिक रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड से भी फिनॉल के रिएक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थैलिक एनहाइड्राइड, तो देखिए थैलिक एनहाइड्राइड, पहली बात तो थैलिक एनहाइड्राइड का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ये है और ये है फिनॉल। और हमने लिया कंसनट्रेटेड H2SO4, ZnCl2 भी ले सकते हैं। इसका काम वाटर निकालना है, तो हमने ऐसे लिखा ही है कि आप आराम से वाटर निकाल लीजिए। जब वाटर निकाल लेंगे तो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए आप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, फिनोप्थलीन कैसे बनाते हैं। यही जो बना है इसी का नाम है फिनोप्थलीन। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है फिनोप्थलीन, तो कैसे? थैलिक एनहाइड्राइड ये है, फिनॉल से रिएक्ट करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर निकलेगा, जो बचा जोड़ दीजिए, फिनोप्थलीन बन जाएगा। एक और रिएक्शन, छठा है शायद, ELBS पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फिनॉल ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन K2H2O8 बेसिक मीडियम में कराते हैं, इसी का नाम है एल्ब्स पर सल्फेट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्ब्स पर सल्फेट। तो ये एक और OH पैरा पे जोड़ देता है। इस कैटलिस्ट का ये फंक्शन है, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग क्विनॉल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विनॉल बनाता है। ठीक, ये रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन है, 7वां, राइमर टाइमैन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फिनॉल की रिएक्शन आप कराते हो CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से KOH का प्रेजेंस होता है, 3 या 4 जो भी, KOH हमने खाली लिख दिया, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल में तो आपको ये याद रखना है, आर्थो और पैरा पर CHO ग्रुप जुड़ता है, आर्थो चाहे पैरा पर। तो सैलिसल्डिहाइड इसको बोलेंगे, आर्थो पे हो चाहे पैरा पर हो। मैकेनिज्म अगर इसका देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं।
क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख दिए, KOH बेसिक होता है, यानी बेस का काम है एसिड निकालना, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से निकाल दिया HCl, तो ये बन गया CCl2 फ्री रेडिकल, या क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। यह इलेक्ट्रोफाइल अब जाके बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा और बेंजीन रिंग को हम मान लीजिए फिनॉक्साइड आयन की तरह बना दिए इस तरह से, तो ये फिनॉक्साइड इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ H ही है। तो अगला स्टेप क्या हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो सिमिलर टाइम में H ही है इसके पास, यहाँ आप H बना सकते थे, निगेटिव ये हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बन गया। अब जो CCl2 है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, वो आके यहाँ अटैक कर देगा। तो अगला कंडीशन क्या हो गया, CCl2 माइनस चार्ज। अब चूँकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, ये दोबारा से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो O माइनस जैसे कि तैसे हो गया। और आप फिनाल भी ले सकते थे, और ये H जो टूटा है वो CHCl2 बन गया, H प्लस के रूप में टूटेगा, ये नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए KOH से, 2 मोल बचा है, नॉर्मली 3 मोल लेना था हमें, एक यहाँ यूज हुआ एक ये, तो O माइनस ही है। CHCl ऐसे लिख लीजिए आप, तो O माइनस और थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है, इसके आगे का स्टेप O माइनस CH, यहाँ OH एंड एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकता, इसलिए निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनली O माइनस यहाँ लग गया CHO। तो देख रहे हैं यही प्रोडक्ट आया। आप फिनॉल लेके कराते तब भी हो जाता। ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं, कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी जाती है। अगर आपसे 1 नंबर का पूछा रीमर टीमर रिएक्शन, यही लिख दीजिए। कार्बिन इंटरमीडिएट किस रिएक्शन बनता है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो कार्बिन रीमर टीमर रिएक्शन में बनता है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हुई। एक रिएक्शन और है इसमें जिसको हम कहते हैं कोल्बे सिमट रिएक्शन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कोल्बे सिमिट्स रिएक्शन। कोल्बे ने इस रिएक्शन को दिया था। सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार शॉर्ट नोट्स आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन टेम्परेचर 4 to 6 atm प्रेशर पर ये रिएक्शन कराते हैं। OCOONA बनता है और आर्थो पर H, ये H यहाँ गया, COONA यहाँ गया। ये इसको कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट हुआ, चूँकि अनस्टेबल होता है, इसको हम कहते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो यहाँ आया OH और यहाँ आया COONA। सिंपल। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HCl वगैरह से, तो
OH यहाँ हो जाएगा और COOH, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब सैलिसिलिक एसिड का बहुत सारा एप्लीकेशन है। सैलिसिलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलबेसिमर रिएक्शन में क्या करेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन 4 to 6 ATM पर रिएक्ट कराएंगे। जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका रीअरेंजमेंट होगा और सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड का क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल यूज है, जो मेडिसिन में भी आपके काम आएगा। सपोज करिए हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड एस्प्रिन में, पहला हेडिंग है एस्प्रिन, जो दर्द निवारक दवा एनाल्जेसिक मेडिसिन में यूज होता है। सैलिसिलिक एसिड हमने लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराए, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये ब्रेक हुआ प्लस और माइनस, तो एसिड है तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, एस्टर बनाएगा। तो यहाँ का H और यहाँ का निगेटिव पार्ट जाएगा, तो हमको क्या मिला, OCuCH3 COOH, इसको कहेंगे 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को एस्प्रिन भी कहते हैं। एनाल्जेसिक दवा है, मतलब किसी तरह का दर्द हो उसके लिए काम देता है। और एप्लीकेशन है सेलॉल फॉर्मेशन होता है इससे। सेकंड यूज सेलॉल के निर्माण फॉर्मेशन में सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करा दीजिए। C6H5OH, तो इसका H और इसका OH यूज होता है, तो OH CO है OC6H5। फेनिल, इसको कहेंगे फेनिल सैलिसिलेट, यही सेलॉल भी है। ये एनाल्जेसिक मतलब दर्द में काम आता है और एंटीपायरेटिक मीन्स बुखार में काम आता है। दोनों दवाओं के रूप में सेलॉल का यूज होता है। थर्ड नंबर आता है इसकी रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड का ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने में। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आप बना सकते हैं। तो कैसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाएंगे, OH COOH CH3OH मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करा दी। तो एल्कोहल है, एसिड से रिएक्ट करेगा, इसका H इसका OH। आपको पहले ही बताएं ऑर्गेनिक एसिड से जब एल्कोहल रिएक्ट करता है तो एल्कोहल का H यूज होता है, इसका एसिड का OH यूज होता है। तो OH और ये रिएक्ट किया, इससे क्या बना, COOCH3, इसको कहते हैं मेथिल सैलिसिलेट। इसी का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। विंटरग्रीन का तेल हिंदी में बोलते हैं। गठिया के रोग वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। गठिया के रोग जब हम यूज करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
हम लोग फिनॉल तक की रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। इंडस्ट्रियल मेथड बचा है और ईथर बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे।